चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे दी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हो तो उस बहुभुज की कुल कितनी भुजाएं होंगी। इससे पहले भी कई बार हम ये कर चुके हैं। आंतरिक कोण निकालना होता है तो क्या कहते हैं, आंतरिक कोण अगर हमको निकालना होता है तो हम कहते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे में n। अब हमारे पास आंतरिक कोण का मान कितना दिया हुआ है, आंतरिक कोण का मान दिया है 144 डिग्री। तो क्या हम नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। इसको गुना करेंगे 180 n-360 डिग्री और ये n आ जाएगा इधर तो 144 n हो जाएगा। ठीक है, 360 को इधर भेज दीजिए, 144 को उधर भेज दीजिए तो ये 360 बराबर क्या हो जाएगा 180 n माइनस 144 n। अब देखिए 180 में से 44 जाएगा कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 4 गया 3 यानी कि 36 n बराबर 360 डिग्री हो गया। तो 36 से 360 10 बार में कट गया तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, n का मान हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस टाइप के प्रश्न को आप रिवीजन कर लें, बेटर होगा। कुछ नहीं करना, आंतरिक कोण का मान दिया रहे, अगर आपसे भुजाओं की संख्या पूछे तो n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n कीजिए, बस कैलकुलेशन तो इसमें करना है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक वितरण का माध्य 20 है। माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य हमारे पास दिया हुआ है 20 और मानक विचलन 4 है। मानक विचलन जो दिया हुआ है, मानक विचलन 4 है, मानक विचलन 4 है। हमसे पूछा गया है इसका विचरण गुणांक क्या होगा, विचरण गुणांक हमसे पूछा है। देखिए ये क्या होता है, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। विचरण गुणांक पूछे ना, इसको कह दीजिए कि विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बट्टा ये हो जाएगा माध्य गुना 100 से गुना कीजिए, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। इसको पेन पेपर की जरूरत नहीं है, आप इतना जानते हैं। अच्छा, मानक विचलन ऊपर रहेगा माध्य नीचे रहेगा, मानक विचलन ऊपर रहेगा माध्य नीचे रहेगा। माध्य को नीचे कीजिए, माध्य दिया है 20, मानक विचलन 4 गुने 100, ये कट जाएगा 20 5 100, 4 5 20, तो विचलन गुणांक क्या आ गया 20 आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक रहता है, मीन मीडियन मोड से इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा कि यदि एक त्रिकोण में कोण बी 90 डिग्री और कोण ए 60 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या करना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन ए का मान पूछा है। देखिए कोण ए का मान हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण बी का मान 90 डिग्री दिया हुआ। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इस कोण का मान, ये कोण बी है, ये कोण बी है, मान लीजिए ए बी सी है। ठीक है, इस कोण का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 30 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मान पूछा है। यानी कोण ए का मान कितना है 60 डिग्री है, तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान पुट करेंगे। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर। बस इसमें कुछ करना ही नहीं है,
√3/2 क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। बस हल कर देना। 3/4 में से 1/4 जाएगा क्या हो जाएगा ये 3/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 2 3 6 एक 7/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/2 आपका आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक ग्राफ दिया हुआ 29 से 31 तक। ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग दिया गया है कि निम्न लाइन ग्राफ में उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जिन्होंने 2001 से 2006 तक 6 वर्षों की अवधि में परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण किया है। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ दिया हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब 29 नंबर में हमसे क्या पूछ रहा है 29 नंबर में पूछ रहा है कि 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वालों उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 थी। तो इन दोनों वर्षों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। देखिए 2003 और 2005 के बीच कह रहा है 2003 और 2005 के बीच कुल कितना बच्चे उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी 85,000 थी। ठीक है, 85,000 थी। हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ पे कुछ ऐसा इन दोनों के बीच में डेटा ही हमें नहीं मिल रहा जो इसको हल कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा अपर्याप्त है, यानी डेटा अपर्याप्त है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई डेटा हमें नहीं मिल रहा जिससे हम ये निकाल सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच प्रतिशत का अंतर न्यूनतम था। देखिए 2002 और 2003 के बीच में कितना का परसेंटेज का अंतर है। परसेंटेज नीचे आपको शो कर रहा। तो 2002 में और 2003 में 2003 में 65% था और 2002 में 54। तो इन दोनों के बीच में कितना हो गया ये 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 5 गया यानी ये 11%। ये ऑप्शन ए से। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में है कि 2003 और 2004 के बीच कितना है। तो 2004 में परसेंटेज कितना है 2004 में 63% है और 2003 में आपका 65% है और 2004 में 63। तो 65 और 63 में क्या करेंगे 65 माइनस 63 करेंगे तो 2% का अंतर है। ऑप्शन सी देखेंगे और 2004-2005 में भी मैक्सिमम अंतर आएगा। 2001 और 2 में भी, यानी कि सबसे कम ये 2% हुआ है 2003 और 2004 के बीच। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि यदि 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 81,000 था। 2002 में परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या 81,000 था। तो उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी जो 2002 में परीक्षा में बैठे थे। देखिए जब चार्ट देखेंगे तो 2002 में 54% छात्र उत्तीर्ण थे। तो 54% का वैल्यू कितना दिया है 81,000 दिया है। अगर हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 81,000 बट्टे में 54। अगर हम 100% निकाल देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 81,000 गुने 100 बट्टा 54। ठीक है, अब इसको काट देंगे 9 छक 54 99 81 ये 9,000 हो जाएगा। 2 तिया 3 दूनी 6 तितरी के 9 ये 3,000 हो गया। 2 से कट जाएगा ये 50 बार में, यानी कि 1,50,000 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था जिसका 54% ही पास कर गए हैं। यानी कि जब 54% पास कर गए हैं तो 46% लड़के फेल हो गए। तो टोटल संख्या कितना था तो 1,50,000। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 15% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 24,800 पर प्राप्त होने वाले राशि ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ है
24,800। रेट हमारे पास दिया हुआ है 15 वर्ष, हमारे पास टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, इस पे चक्रवृद्धि प्राप्त होने वाले राशि ज्ञात कीजिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे हमसे अमाउंट पूछ रहा है। हम जानते हैं अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 का स्क्वायर, यानी यही होगा। पावर n होता है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अमाउंट क्या हो जाएगा, P हमारे पास दिया हुआ 24,800, 1 प्लस रेट हमारे पास 15% दिया हुआ है, तो 1 प्लस 15 बट्टा 100 का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, 24,800 गुना 115 बट्टा 100 गुना 115 बट्टा 100। अगर आप इसको अब इसको क्या करेंगे, 115 बट्टा 100 को 5 से अगर काटेंगे तो ये 23 बट्टा, तो ये हो जाएगा। देखिए 24,800 गुना ये कट जाएगा 23 बट्टा 20 गुना 23 बट्टा 20। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 दूना 4, 62। अब देखिए 62, 23 और 23 को गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32,798 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 32,798 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा 32,798, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या देखिए रेट जब 15% की बात की गई है 2 साल के लिए, तो देखिए इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 15 दूना 30, यानी 2 साल का इंटरेस्ट जो है वो 30% हो गया। अब 15 का स्क्वायर करके 2 जीरो लगा देंगे, तो यानी कि 2.25, यानी कि 32.25% अगर आप इसका निकाल दें, 24,800 का 32.25% अगर निकाल देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। या देखिए 15 प्लस सक्सेसिव रूल जो कहता है 15 गुना 15 बट्टा 100, ये हो जाएगा 15 15 30, ये 225 बट्टा 100, यानी कि यही 2.5 आ जाएगा, ये तो 32.25 है। अगर आप 24,800 का 32.25% निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे आप 2 जीरो दे दीजिए, ऊपर 100 से ऊपर नीचे 100 से गुना कीजिए, ये तो 3225 हो जाएगा, ये 1 जीरो हट जाएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ऐसे ही काट पीट लीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा, 32,798। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, 5 12 13 कह रहा है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए 5, ये 12, ये 13, 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अगर 5 का स्क्वायर, ये 5 12 13 ट्रिपलेट है। मान लीजिए ये ABC एक त्रिभुज है, हमसे कह रहा है कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इन तीनों को जोड़ के एक त्रिभुज बनाया जाता है। ठीक है, ये त्रिभुज बनाया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं अगर किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से जोड़कर अगर त्रिभुज अगर बना है, इसका मतलब है कि बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 गुना ये त्रिभुज होगा, तो बड़े वाले क्षेत्रफल का ये 1/4 होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें, तो ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2, आधार कितना है, तो 12 है, ऊंचाई क्या है 5 है, तो 2 छक 12, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब बड़े वाले त्रिभुज का 30 सेंटीमीटर हो गया, तो मान लीजिए छोटा वाला त्रिभुज है DEF, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 गुना बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको काट देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 10 में से 8 गए 2, 4 5 20, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद निकालना है। ठीक है, जिसका क्या पद दिया हुआ, √2
3√2, 5√2 और 7√2। इसका हमें 10वां टर्म निकालना है, 10वां पद निकालना। देखिए समांतर श्रेणी में क्या निकाला जाता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यहाँ पे a जो है, a होता है पहला पद a होता है, a का मतलब होता है पहला पद, d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी इन दोनों में क्या अंतर है वो दिखाना है। ठीक है, मान लीजिए d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा आ गया √2 और d बराबर क्या हो जाएगा 3√2 माइनस का √2 यानी कि 2√2। ठीक है, अब हमारे पास 2 रूट, आप देखिए क्या t10 हम निकाल लेंगे, ये हमारा क्या आ गया √2, तो √2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या आ गया 2√2, तो 2√2, चलिए √2 प्लस 10 में से गया 9, तो ये 9 √2 ठीक है, ये हो जाएगा √2 प्लस 9 दूना 18 √2 बराबर ये हो जाएगा 19 √2, यानी 10वां पद आपका क्या हो जाएगा, तो 10वां पद हो जाएगा 19 √2। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 2 में से x प्लस 1 से भाग देने पर, अगर इसको हम x प्लस 1 से भाग दें तो क्या शेष, तो भाग देने पर बचने वाले शेष ज्ञात कीजिए। देखिए जब x प्लस 1 की बात की जाए या किसी भी x माइनस 1, x प्लस 2 जो भी बात की जाए, तो इस संख्या को जिससे भाग दिया जाएगा उसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा -1। जब x का मान हमारे पास -1 आ गया तो यही x का वैल्यू इन सभी x के वैल्यू पे पुट दीजिए। अब -1 इसको -1 का क्यूब कर देंगे, -2 गुना -1 का स्क्वायर प्लस -1 को -1 -2। ठीक है, ये कर दिए तो -1 a का क्यूब, ये -1 रहेगा, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 और ये -2 रहेगा। क्या हो जाएगा 1 2 3 3 1 4 4 2 6, तो -6 आ गया। इसका मतलब है कि शेष -6 बचेगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, कह रहा है कि a का मान ज्ञात करें जबकि बहुपद PA बराबर दिया हुआ है x³ प्लस 3x² माइनस 2ax प्लस 3 है, जिसे x² प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, x² प्लस 1 से इसे भाग दिया जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचता है, शेष किया जाता है, जिसमें शेषफल -5x के बराबर बचता है। ठीक है, तो हमको a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे, फिर वही इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे, कभी भी भाग देने वाला है तो उस संख्या को x² प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे, तो x² का मान क्या आ जाएगा हमारे पास -1 आ गया। जब x² का मान -1 आ गया तो x² की जगह -1 पुट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे x³ है, तो यहाँ x² यानी कि -1 इंटू x लिख सकते हैं। यहाँ पे 3x² है तो 3 गुना -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे -2ax है तो -2ax को हम -2ax लिखेंगे, 2ax प्लस 3। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 3 -2ax प्लस 3, ये 3 हो गया। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा माइनस का x माइनस 2ax प्लस 6, ये आपका 3 और 3 6 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर क्या बचेगा, देखिए माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x प्लस 2ax, तो 2ax और ये आपका +6 है, ये +6 माइनस सॉरी यहाँ -1, x² का मान -1 है तो ये -3 हो जाएगा और ये 3 3 कट जाएगा तो यहाँ 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 2ax बच जाएगा। जब माइनस कॉमन ले लिए तो x प्लस 2ax बच जाएगा।
अब इसी को हमको -5x बनाना है। जब हमको -5x बनाना है तो हमें क्या करना होगा, यानी a का वैल्यू हम क्या रखें कि ये -5x हो जाएगा। तो अगर a का वैल्यू यहाँ पे 2 रखें तो ये माइनस का x प्लस 4x हो जाएगा, जो क्या चला जाएगा माइनस का 5x आ जाएगा। इसका मतलब है कि a को अगर हम 2 रख देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो a के स्थान पे 2 रखेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि -5x उसको शेषफल बचाना था। रिमाइंडर पहले ही कहा गया है कि -5x आना चाहिए। तो इस a के स्थान पे अगर 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4x प्लस x 5 हो जाएगा, और ये माइनस पहले से लगा है तो ले जाके -5x शेषफल बचा देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 144 रुपये में बेच दिया जाता है तो उस पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 144, लॉस कितना हो रहा है 10%, तो हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस उसका क्या है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100, यानी 100 माइनस प्लस लॉस या प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है 144 गुना 100 बट्टा हानि हो रहा है तो 100 माइनस 10, यानी कि 144 गुना 100 बट्टा 90, 1 0 से 1 0 कटा, 16 9 4400, यानी कि 160 रुपया उसका लागत मूल्य था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे, यानी लॉस हो रहा है 10%, 100 रुपया के सामान पे 90 रुपया बेचते हैं तो ये रेशियो क्या आ गया 10:9, तो 9 का वैल्यू 144 है तो 10 का वैल्यू 160 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि किसी संख्या की 11 से विभाज्यता के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। संख्या का अंतिम 3 अंक 11 से विभाज्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी देखिए, संख्या और उसके एकांतर अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। देखिए क्या होता है, 11 से विभाज्य होने का नियम कहता है, 11 से विभाज्य होने का नियम कहता है कि अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो 11 से विभाज्य होने कहता है कि सम संख्या का अंतर, यानी दी गई संख्या में ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये सम संख्या का अंतर और विषम संख्या का अंतर का मान या 0 हो जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा, या इन दोनों का अंतर 11 के मल्टीपल आ जाए, यही कहता है। या तो सम संख्या माइनस विषम संख्या का अंतर 0 हो जाए, या सम संख्या माइनस विषम संख्या का जो अंतर है वो 11 से विभाज्य है तो ही वो संख्या 11 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये यही कहता है 11 से विभाज्य होने का नियम। तो वही हो गया, संख्या और उसके एकांतर अंकों के योग का अंतर अगर 11 से विभाज्य है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 30 सेकंड लगता है और पुल को पार करने में 95 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए अगर ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ठीक है, अगर मान लीजिए इस पुल पे यहाँ पे एक पुल बनाया गया है, ठीक है, और पुल पे यहाँ पे कोई सिग्नल होगा, मान लीजिए कोई भी सिग्नल है, तो देखिए ट्रेन क्या करेगी, ट्रेन तो ये तो पुल को लंबाई को क्रॉस करेगी ही, और साथ ही साथ ये ट्रेन अपना भी लंबाई क्रॉस करती है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जोड़ दिया जाता है। तो हमने माना कि ट्रेन की लंबाई जो है, ट्रेन की लंबाई हमारे पास x मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि स्थित सिग्नल को पार करने में, यानी इसको पार करने में 30 सेकेंड का टाइम लेती है, तो क्या करेगी, अपना जो लेंथ है वो तो पार करेगी, यानी कि x बट्टा 30 सेकेंड लेती है। दूसरा में कह रहा है कि पुल को पार करने में 95 सेकेंड लेती है। मान लीजिए ट्रेन का लंबाई x है और पुल का लंबाई क्या है 650 मीटर है, तो ये x प्लस 650 मीटर को पार करने में कितना टाइम ले रही है, तो 95 सेकेंड ले रही है। तो हमसे पूछा है कि ट्रेन की लंबाई से इसको काट देंगे 5 36, 5 से कट जाएगा 19 बार में,
ये इधर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19x बराबर ये 6x प्लस 6 को 650 से गुना करेंगे 0, 6 5 30 के 0, हाथ में 3 6 36 3 39, यानी ये 39 हो गया। अब 19x इस 6x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 6x बराबर क्या हो जाएगा 3900, 19x में से 6x घटेगा तो ये 13x बराबर 3900 हो गया। तो ये 13 तिया 39, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 300 मीटर आ गया। यानी कि ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगी 300 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आ रहा है कि दो ट्रेन एक साथ 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, वो एक ही समय विपरीत दिशाओं के स्टेशन से रवाना हो रही है। मान लीजिए ये ए स्थान है, ये आपका बी स्थान है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इन दोनों के बीच में कितना किलोमीटर का डिफरेंस है 1000 किलोमीटर का डिफरेंस, ये है दूरी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, रवाना दोनों का अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी है। यदि दोनों ट्रेन सुबह 10 बजे अपने स्थान से रवानी होती है तो दोनों किस समय पर एक दूसरे से मिलेगी। ये भी 10 बजे सुबह में चली है 10 बजे, ये भी 10 बजे। ठीक है, ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 200 200 400, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। क्या होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो यहाँ से हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। ठीक है, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है 1000 किलोमीटर का दूरी है, चाल कितना है इन दोनों का चाल जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 400, 2 0 से 2 0 काटिए, 2 5 10, 2 2 4, यानी कि 5/2 घंटे में ये मिल जाएंगी। 5/2 मतलब कि 2.1/2 यानी 2.5 घंटा में। यानी कि जब ये सुबह 10 बजे चली है तो ये 12:30 बजे एक दूसरे से मिल जाएंगी, यानी कि 12:30 बजे ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 12:30 PM में ये एक दूसरे से भेंट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक